हेलो फ्रेंड, नमस्कार, गुड इवनिंग, शुभ संध्या। एक नई क्लास के साथ फिर उपस्थित हैं हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी स्मार्ट क्लास 360 में। आइए एक यूपी टेट की दृष्टि से ये एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करेंगे। सूझ अथवा अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, गेस्टाल्ट और इनसाइट थ्योरी ऑफ लर्निंग। अंतर्दृष्टि अथवा सूझ के सिद्धांत का प्रतिपादन गेस्टाल्टवादियों ने किया था। इसीलिए इस सिद्धांत को गेस्टाल्ट सिद्धांत कहा जाता है। इसीलिए सिद्धांत को गेस्टाल्ट सिद्धांत कहा जाता है। गेस्टाल्ट सिद्धांत एक जर्मन स्कूल की देन है। गेस्टाल्ट सिद्धांत एक जर्मन स्कूल की देन है। इस सिद्धांत का प्रतिपादन बाद में अमेरिका चले गए। गेस्टाल्ट स्कूल का जन्म 1920 में हुआ। गेस्टाल्ट स्कूल का जन्म 1920 में। इस स्कूल से संबंधित व्यक्ति मैक्स बर्थिमर, कोहलर और कोफका थे। यानी इस स्कूल से संबंधित व्यक्ति मैक्स, बर्थिमर, कोहलर और कोफका हैं। बर्थिमर इस सिद्धांत के प्रवर्तक थे। देखो यहाँ ये इम्पोर्टेंट चीज है, ये देखेंगे कि बर्थिमर इस सिद्धांत के प्रवर्तक थे। ये हमें ध्यान रखना है कि बर्थिमर इस सिद्धांत के प्रवर्तक और कोफका और कोहलर ने इस सिद्धांत को आगे बढ़ाने का कार्य किया। कोफका और कोहलर ने इस सिद्धांत को बढ़ाने के लिए काम किया। ये यहाँ इम्पोर्टेंट है, यहीं से प्रश्न बनता है कि गेस्टाल्ट सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है, तो हमें बर्थिमर टिक करना है। क्या करना है? बर्थिमर। और यदि प्रश्न आ जाए कि आगे बढ़ाने का कार्य किसने किया, तो कोफका और कोहलर। ठीक है, कोफका और कोहलर ने इसको आगे का बढ़ाने का कार्य किया। आगे देखें, गेस्टाल्ट किसी व्यक्ति या स्थान का नाम नहीं है। गेस्टाल्ट किसी व्यक्ति या किसी स्थान का नाम नहीं है। यह एक जर्मन भाषा का शब्द है। क्या है? जर्मन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है समग्राकृति। क्या अर्थ होता है? समग्राकृति या पूर्णाकार। समग्राकृति या पूर्णाकार इसका अर्थ होता है। पूर्णकारवाद के अनुसार व्यक्ति किसी वस्तु के आंशिक रूप में नहीं अपितु पूर्ण रूप में देखता या सीखता है। इसीलिए कहा भी गया है कि संपूर्ण अथवा समग्र उसके खंडों के योग की तुलना में बड़ा होता है। यानी संपूर्ण या समग्र उसके खंडों के योग की तुलना में बड़ा होता है। गेस्टाल्ट स्कूल सांख्यिकी में विश्वास नहीं करता था। गेस्टाल्ट स्कूल सांख्यिकी में विश्वास नहीं करता था, लेकिन समाकृतिका के सिद्धांत को भी मानता था। साथ ही गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक वातावरण पर भी बहुत अधिक बल देता था। सिद्धांत का अर्थ समझेंगे इसमें। सिद्धांत का अर्थ सिद्धांत के अर्थ में, इस सिद्धांत के अनुसार प्राणी जो कुछ देखते हैं, सुनते हैं या अनुभव करते हैं, इस सिद्धांत के अनुसार प्राणी जो कुछ देखते हैं, सुनते हैं, अनुभव करते हैं, उसकी एक पूर्ण आकृति बनती है। इसकी एक
पूर्ण आकृति बनती है। गेस्टाल्टवादियों के विचार में एक गेस्टाल्ट या आकृति एक समग्र है। गेस्टाल्ट के विचारों में गेस्टाल्ट एक आकृति एक समग्र है, जिसकी विशेषताएं समग्र आकृति की आंतरिक प्रकृति द्वारा लगाई जाती हैं, ना कि व्यक्ति के तत्वों की विशेषताओं द्वारा। व्यक्ति जब किसी नवीन परिस्थिति में आता है, व्यक्ति जब किसी नवीन परिस्थिति में आता है या उसके समक्ष कोई नई समस्या आती है, तो वह उस परिस्थिति या समस्या के विभिन्न अंगों में पारस्परिक संबंध स्थापित करता है तथा वह संपूर्ण परिस्थितियों को समझकर जाता है और तभी वह उसके अनुसार प्रतिक्रिया करता है। परिस्थिति को ठीक से समझ जाना ही उसकी सूझ का परिचायक होती है। परिस्थिति को ठीक से समझ जाना ही उसकी सूझ का परिचायक होती है। प्रत्येक कार्य या क्रिया को सीखने में हमें सूझ का प्रयोग करना पड़ता है। जब हम किसी समस्या का हल सरलता से नहीं निकाल पाते, तब हम सूझ द्वारा ही उसे हल करने का प्रयास करते हैं। प्रत्येक कार्य या क्रिया को सीखने में हमें सूझ का ये जब किसी समस्या का हम सरलता से कोई हल नहीं कर पाते हैं, तो वहाँ पर हम सूझ के साथ हम उस समस्या का समाधान करने की कोशिश करते हैं। आगे देखें, किसी ऊंचे स्थान पर रखी मिठाई को देखकर बालक उसे प्राप्त करने के लिए प्रयास करता है, परंतु वहाँ उसका हाथ नहीं पहुँच पाता। परंतु वहाँ उसका हाथ नहीं पहुँच पाता। ऐसी दशा में वह मिठाई प्राप्त करने के लिए सूझ से काम लेता है, सॉरी। इस वह आसपास की मेज, कुर्सी या अन्य सामान पर चढ़कर मिठाई प्राप्त करने की कोशिश करता है। इसी प्रकार थोड़े से स्थान में एक इंजीनियर अपनी सूझ से एक विशाल भवन निर्मित कर देता है। यानी थोड़े इसी प्रकार क्या है, थोड़े से स्थान पर एक इंजीनियर जो मकान का स्ट्रक्चर बनाता है और उसमें एक बड़े विशाल भवन निर्माण कर देता है। आगे एक और एग्जाम्पल है, युद्ध स्थल पर भी सूझ से ही काम लिया जाता है। युद्ध स्थल पर भी सूझ के साथ काम लिया जा रहा है। जैसे फिलहाल अमेरिका, इजराइल और ईरान के मध्य युद्ध चल रहा है। ईरान बड़ी चालाकी से सूझ के साथ हमला भी लगातार कर रहा है और हार नहीं मानने के लिए बिल्कुल भी नहीं चाह रहा है। इसमें उन्होंने ईरान ने पेंटिंग वाले या
बैलून टाइप के ड्रोन उनको बनाकर रखा है। तो ये ईरान की सूझ का परिचायक है। और आगे देखते हैं। विद्वान कोफका का कहना है, देखिए यहाँ से ये हमें याद रखना है कि विद्वान कोफका का कहना है कि सूझ में व्यक्ति हाथ पैर की अपेक्षा क्या करता है? हाथ पैर की अपेक्षा चिंतन करेगा, तर्क करेगा, कल्पना शक्ति से अधिक काम लेगा, संपूर्ण परिस्थितियों को समझना और फिर व्यवहार करना अंतर्दृष्टि सूझ का परिचायक है। इस प्रकार सूझ में व्यक्ति का व्यवहार ध्येय निर्देशित होता है। वह अंधाधुंध व्यवहार नहीं करता, यानी वह अंधाधुंध व्यवहार नहीं करेगा। वास्तव में अंतर्दृष्टि तब पैदा होती है, अंतर्दृष्टि तब पैदा होती है जब सीखने वाला कार्य छिपे हुए संबंध साहचर्य को देख लेता है। कुछ लोग इसे आहा अनुभव कहते हैं, यानी आहा अनुभव कहते हैं। इसमें आप अनुभव करते हैं, अब आ गया। जैसे किसी कार्य को सूझ के साथ कर लेना ही उसमें आहा का अनुभव करते हैं। आइए अब एक उदाहरण से समझते हैं। उदाहरण में क्या है कि एक कवि महाशय बहुत देर तक अपनी कविताओं को पूरी करने में जुटे हैं, लेकिन लाख सोचने पर भी उन्हें कोई सटीक पंक्ति याद नहीं आ पा रही है। यानी एक कवि है, वो बहुत देर से अपनी पूरी कविता करने के लिए जुटे हैं, लेकिन लाख सोचने के बाद भी उन्हें कोई सटीक पंक्ति नहीं मिल रही है। अंत में वे मायूस से थक हार सो जाते हैं, लेकिन नींद आंखों में कहाँ? लेकिन सोए हुए हैं, आंखों में नींद नहीं है। अचानक रात्रि के किसी पहर में उन्हें वह पंक्ति याद आ जाती है और तुरंत उछल कर बैठ जाते हैं और पेन उठाकर अपनी कविता को पूरी करने में जुट जाते हैं। तो जो कविता जो पूरी हुई सुबह उठ के, उसमें हमें आहा का अनुभव हुआ, आहा का अनुभव हुआ। आगे अंतर्दृष्टि से सीखना तथा प्रयत्न एवं भूल से सीखने की विधि का अंतर समस्या से सुलझाव तक पहुंचने के ढंग पर निर्भर करता है। यानी हम अंतर्दृष्टि से सीख रहे हैं या प्रयत्न एवं भूल से सीखने की जो विधि का अंतर के सुलझाव तक पहुंचने की ढंग पर निर्भर करता है। यदि सुलझाव बहुत देर तक तथा बराबर प्रयास करते रहने से मिलता है तो प्रयत्न एवं भूल विधि है। यह प्रयत्न एवं भूल विधि है। और यदि सुलझाव यकायक मिलता है, यदि सुलझाव यकायक मिलता है तो ये अंतर्दृष्टि विधि है। यहाँ हम अंतर्दृष्टि और प्रयत्न एवं भूल में अंतर देख रहे हैं। एक बार फिर देख लेते हैं कि अंतर्दृष्टि से सीखना और प्रयत्न एवं भूल से सीखना
कि विधि का जो अंतर समस्या के सुलझाव तक पहुंचने के ढंग पर निर्भर करता है। वो ढंग क्या हो सकता है? यदि सुलझाव बहुत देर तक तथा बार बार प्रयास करते रहने से मिलता है तो यह प्रयत्न एवं भूल विधि है। बहुत देर तक बार प्रयास करते रहने से मिलता है तो ये प्रयत्न एवं भूल है विधि, प्रयत्न एवं भूल विधि यानी सिद्धांत। यदि सुलझाव यकायक मिलता है, यकायक मिल जाए तो ये हमें अंतर्दृष्टि है। एक और थोड़ा सा और समझने की प्रयास करते हैं कि बिल्ली पर किए गए थोंडाई यानी बिल्ली पर किए गए थोंडाई के प्रयोगों ने कॉलर को यह संदेश हुआ कि बिल्ली को पिंजड़े में बहुत देर तक इसलिए हाथ पैर मारने पड़ते हैं क्योंकि वे पिंजड़े की पूरी परिस्थिति उसे समझ नहीं आती। यानी थॉर्नडाइक ने बिल्ली पर प्रयोग किया और कॉलर को यह संदेह हुआ, यानी वो डाउट के घेरे में रहे कि बिल्ली को पिंजड़े में बहुत देर तक इसलिए हाथ पैर मारने पड़ते हैं क्योंकि पिंजड़े की पूरी परिस्थिति उसके समझ में नहीं आती। गेस्टाल्टवादियों के अनुसार जीव को परिस्थिति का संपूर्ण ज्ञान होने पर वह अंतर्दृष्टि उसमें सुलझाव निकाल सकता है, परंतु कोहलर ने कुत्तों, मुर्गियों, बंदरों, चिंपैंजियों पर प्रयोग करने के लिए कुछ सरल समस्याएं बनाई। आगे दिए हुए चित्र में इसी प्रकार की एक परिस्थिति है और उसमें मुर्गी और कुत्ते का व्यवहार में अंतर ज्ञात होता है। देखते हैं। इस चित्र में घर के आगे एक छोटी बाड़ी है, यानी एक फेंस है, दीवार है लगी हुई है। इस बाड़ के पीछे खाना रहता है। इस बाड़ के पीछे खाना रहता है। ये खाना रहता है इसमें। ठीक है, ये हमारी बाड़ी है पूरी और इसके साइड में ये पीछे खाना रख दिया है। भूखे पशु को घर से छोड़ दिया जाता है। छोड़ दिया, खाने तक पहुंचने में कुत्ते और मुर्गी को जो मार्ग ग्रहण किया वह रेखा से दिखाया गया है। देखेंगे इसमें ये जो मार्ग है मुर्गी का है, ये जो मार्ग है वो कुत्ते का है। ऐसे घूमा, ऐसे ये चला, यहाँ अंदर गया, फिर ऐसे। मुर्गी और कुत्ता दोनों में कुछ समय तक बाड़ के अंदर चक्कर काटते रहे। ये चक्कर काटा, ये चक्कर काटा, मगर जैसे ही उन्हें ये ज्ञात हो जाता है कि बाढ़ के पार जाने का मार्ग है, वैसे ही वे बाढ़ का अर्थ बदल जाता है और वो उसको पार करने के खाने तक पहुंच जाते हैं। इस अंतर्दृष्टि से पहले बाढ़ एक अटूट बाधा थी। अंतर्दृष्टि के बाद वह बाधा नहीं थी, वह केवल उसके चारों ओर जाने की आवश्यकता थी। यह नया अर्थ समझना ही अंतर्दृष्टि है। नया अर्थ समझना ये अंतर्दृष्टि है। अंतर्दृष्टि से नए संबंध समझ में आते हैं, नए प्रतिमान ज्ञात होते हैं और नई संवेदी संगठन हमें मिलती है। अंतर्दृष्टि के सिद्धांत में कॉलर
का सबसे प्रसिद्ध प्रयोग चिंपैंजियों यानी बनमानस पर था। देखो यहाँ से भी ये प्रश्न बनाते हैं, यहाँ से भी ये प्रश्न बना लेते हैं और यह यूपी टेट की दृष्टि से यहाँ बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अंतर्दृष्टि के सिद्धांत में कॉलर का प्रसिद्ध प्रयोग था वो चिंपैंजियों पर था। चिंपैंजियों यानी चिंपैंजी एक बनमानस था, उस पर प्रयोग उन्होंने किया। इसके सिद्धांत को भी हम डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे। और कॉलर ने ये जो प्रयोग किया, देखिए यहाँ कॉलर का प्रयोग, तो कॉलर का प्रयोग ये कॉलर का प्रयोग है। कॉलर से एक्सपेरिमेंट यहाँ देखेंगे। कॉलर अपने एक प्रयोग में सुल्तान नामक भूखे बनमानस, ये देखो ये याद रखना, सुल्तान नाम के एक भूखे बनमानस को एक कमरे में बंद कर दिया गया, बंद कर दिया। और बंद करने के बाद कमरे की जो छत से केले का गुच्छा इस प्रकार लटकाया, इस प्रकार लटका दिया कि वो उछल कूद कर भी उस गुच्छे को प्राप्त न कर सके, यानी उछल कूद करके भी उस गुच्छे को प्राप्त नहीं कर सके। इस प्रकार कमरे में लकड़ी के कुछ छोटे बड़े खाली बॉक्स भी रख दिए उसमें। सुल्तान ने जैसे ही केले को देखा, सुल्तान ने जैसे ही उसे केले दिखे, उसने उछल कूद कर पाने का प्रयत्न किया, परंतु असफल रहा। हार कर वह एक कोने में बैठ गया, कमरे का निरीक्षण करने लगा। उसकी निगाह एक लकड़ी के बक्से पर पड़ी। वहां से उठा और बक्से को लाकर केले की सीध में, यानी जहाँ केले लगे थे छत में, उसी के नीचे बक्से रखे, परंतु फिर असफल रहा। सुल्तान पुनः सोच की मुद्रा में फिर बैठ गया। यकायक उसकी आंखें में भी चमक उत्पन्न हुई और उसने फुर्ती के साथ तीनों बक्सों को एक के ऊपर एक और एक के ऊपर एक रख के और उन पर चढ़ गया। अब की बार में केला प्राप्त हो गया, केला में प्राप्त करने में सफल हो गया। इस प्रकार वह अंतर्दृष्टि और सूझ से केला प्राप्त करना सीख गया। इस प्रकार वह अंतर्दृष्टि और सूझ के साथ केला प्राप्त करना सीख गया। यह कॉलर का प्रयोग था सुल्तान नामक चिंपैंजी पर। चिंपैंजी यानी बनमानस। आगे देखें तो अपने इस प्रयोग में थोड़ा सा परिवर्तन, यानी अपने इस प्रयोग में थोड़ा सा सुधार करके यानी परिवर्तन करके कॉलर ने एक अन्य प्रयोग सुल्तान नामक चिंपैंजी पर प्रयोग किया। देखते हैं, आइए क्या प्रयोग किया। अब देखिए इस प्रयोग में कॉलर ने सुल्तान को जो सभी चिंपैंजियों में सबसे अधिक बुद्धिमान होता है, एक पिंजड़े में रखा और कुछ केले पिंजड़े के बाहर रख दिए।
कुछ केले पिंजरे के बाहर डाल दिए, सुल्तान की पहुंच से दूर, यानी उसके हाथ से वो नहीं पकड़ पाए, इतनी दूरी पर रखे, यानी इतनी दूरी पर रखे कि उसके हाथ से केले नहीं पकड़ पाए। और उसमें 2 बांस की छड़ियाँ भी पिंजरे में रख दी गई। छड़ियाँ खोखी थी, इतनी छोटी थी कि उनमें से कोई भी सीधे, यानी उनमें से कोई भी एक सीधी केले के पास नहीं पहुंच पाए, इतनी छोटी उसमें छड़ियाँ थी। लेकिन हाँ, यह व्यवस्था अवश्य थी कि दोनों छड़ियों को आपस में किसी तरह से जोड़ा जा सकता था। सुल्तान प्रयास एवं त्रुटि में उलझा रहा। सुल्तान प्रयास एवं त्रुटि में उलझा रहा तथा केलों तक पहुंचने के लिए कभी एक छड़ी को उठाता तो कभी दूसरी को, यानी कभी एक छड़ी को और कभी दूसरी छड़ी को। काफी प्रयास करने पर चिंपांजी थक गया। थक हार कर पिंजरे के एक कोने में रखे बॉक्स पर बैठ गया। कुछ समय बाद उसने दोनों छड़ियां उठाई और उनसे लापरवाही से खेलने लगा। यानी कुछ समय बाद उन्हीं छड़ जो छोटी छोटी छड़ें थी उन्हीं छड़ी से खेलने लगा। खेल के दौरान उसने एक छड़ी को अपने दोनों हाथ में इस प्रकार पाया कि उनसे आपस में एक लंबी रेखा बनी, ये बनी हो गई, बनी प्रतीत हुई, बनी प्रतीत हुई। उसने तुरंत पतली छड़ को मोटी छड़ के मुंह में डाल दिया। पतली छड़ को मोटी छड़ के मुंह में डाल दिया तथा इस प्रकार बनी लंबी छड़ी को केलों की ओर बढ़ाया तथा उन्हें अपनी ओर खींच लिया। दूसरे प्रयास में केलों तक पहुंचने के लिए कम समय लगा। यानी जो दूसरा प्रयास था छड़ी में छड़ी डालकर, उसमें बहुत कम समय लगा। परिणाम इस प्रकार कॉलर ने सिद्ध किया कि तत्परता और सूझ, इस प्रकार कॉलर ने सिद्ध किया तत्परता और सूझ से इस समस्या का हल निकाला गया, न कि मात्र प्रयास एवं त्रुटि से। आगे एक और प्रयोग देखते हैं। कॉलर ने चिंपांजी के अतिरिक्त एक प्रयोग छोटी लड़की पर भी किया, जो कि मात्र 25 महीने की, यानी मान लीजिए कि लगभग 2 साल की। इस लड़की ने कुछ सप्ताह पूर्व ही चलना सीखा था। इस लड़की ने कुछ समय पहले ही चलना सीखा था। कॉलर ने इस लड़की को करीब 2 मीटर की दूरी पर एक खिलौना रख दिया। यह क्या? एक खिलौना रख दिया और उस खिलौने दूसरी ओर एक बाधा भी उत्पन्न कर दी, यानी उसमें एक बैरियर भी लगा दिया। बैरियर क्या था? अर्थात एक संदूक आदि रख दिया। यानी एक तरफ लड़की और बीच में एक संदूक और दूसरी साइड में खिलौने। खिलौना इस प्रकार, खिलौनों को देखकर उस लड़की को उसे लेना चाहा, लेकिन बाधा देखकर वह सहम गई और वो चुपचाप कुछ देर फर्श पर यूं ही लेट गई। इसमें फिर धीरे से खिसकी और कुछ हंसी, फिर धीरे से खिसकी और कुछ हंसी। उसके बाद संदूक की एक ओर घूमकर, यानी संदूक के एक ओर घूमकर खिलौनों तक पहुंच गई। इस प्रयोग द्वारा भी इस सूझबूझ के महत्व पर प्रकाश पड़ता है। आगे
आलपोर्ट महोदय सॉरी आलपोर्ट महोदय ने भी प्रयोगों द्वारा सिद्ध किया कि वनमानुष की अपेक्षा मानव शिशुओं में सूझ अधिक होती है। यानी वनमानुष की अपेक्षा मानव शिशुओं में सूझबूझ अधिक होती है। उन्हें नर्सरी स्कूलों में 44 बच्चों पर परीक्षण किए। उन्होंने नर्सरी स्कूलों में 44 बच्चों पर परीक्षण किए। इन बच्चों की आयु 19 माह से लेकर और 49 माह तक थी, यानी लगभग 2 साल से लेकर 4 साल तक। उसने भी सुंदर सुंदर खिलौनों को अलमारी के ऊपर रख दिया था तथा अलमारी तक पहुंचने के लिए सभी साधन उपलब्ध करा दिए थे, यानी कुर्सियाँ मेज जो भी उस पर रख के वहाँ तक पहुंच सकें बच्चों को इन साधनों का प्रयोग खिलौने प्राप्त करने के लिए। आगे तो आज का टॉपिक सूझ अथवा अंतर्दृष्टि का सिद्धांत यानी गेस्टाल्ट और इनसाइट थ्योरी ऑफ लर्निंग के सिद्धांत को आज हमने पढ़ा। वीडियो कैसी लगी? लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। स्टडी स्मार्ट क्लास 360। धन्यवाद।